आज की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विजय, बीमारी और व्यापार, ये आधुनिक काल से पहले का ही अभी समझा रहे हैं, जो कल का अधूरा रह गया था। समझे, 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे, यानी यूरोप के जहाज़ अमेरिका तक पहुंच गए, तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। लेकिन ये व्यापार उस समय केवल हिंद महासागर के बीच में चल रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। जो पहला जो व्यापार चल रहा था वो इसमें अपना भारत एक अहम बिंदु पर था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का बहुत महत्व था। यूरोपियों के दाखिल हो जाने से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज से पहले लाखों सालों से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, ख़ास तौर से चांदी ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। यानी सबको पता चल गया कि अमेरिका में बहुत धन संपदा है और इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। भाई, कोई विश्व स्तर पर किसी ऐसे स्थान का पता चले कि वहाँ बहुत धन संपदा है तो सभी आकर्षित होते हैं। तो ऐसे ही ये पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाएं अपने विजय सिलसिला को इन्होंने शुरू किया। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी, यानी जो युद्ध कर रहे थे ये केवल सैनिक बल पर नहीं जीत रहे थे, बल्कि स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं, बल्कि क्या था, यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। कहाँ? अमेरिका। और अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता भी नहीं थी। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई, यानी इसने अपना असर, इस बीमारी ने बहुत ज़्यादा किया। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई और जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे और इसने पूरे के पूरे समुदाय को ख़त्म कर डाला। क्योंकि ये संक्रमण वाली बीमारी थी तो एक से दूसरे में पहुंचती चली गई और इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। बंदूकों को तो खरीदकर या छीनकर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। यानी 19वीं सदी तक यूरोप में पैसा नहीं था, गरीबी थी। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे, यानी धर्म के नाम पर लोग लड़ते रहते थे।
धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था, यानी धार्मिक रूप से जो असंतुष्ट होते थे उनको कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाज़ारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। यानी काम कौन कर रहा है? अफ्रीका के लोग, उनको गुलाम बना करके, और यूरोप के बाज़ारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन अमेरिका में होने लगा। 18वीं सदी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा और अब यूरोप ही व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अब ये असंतुष्ट जो धर्म के नाम पर थे, असंतुष्ट का अर्थ समझ लें, जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता उसको असंतुष्ट कहा जाता है। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।